जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, संविधान पढ़ने के क्रम में हम लोग डीपीएसपी को देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख ही लिया था कि कौन कौन से आर्टिकल डीपीएसपी में शामिल किए गए हैं और उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे कि डीपीएसपी में जो प्रावधान किए गए थे उनका क्रियान्वयन कैसे किया गया, पिछली सरकारों ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और वर्तमान सरकार भी उस पर कैसे काम कर रही है। उन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोगों को देखना है। तो चलिए, आज हम देखेंगे कि डीपीएसपी का क्रियान्वयन कैसे हुआ। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली है कि कैसे जो डीपीएसपी है उसका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है, 36 से 51 तक भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, भाग 4 में रखा गया है। वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। आज हमको देखना है कि कौन कौन से जो कार्य हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसी के बारे में चर्चा होगी। एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बेसिकली जो यहाँ के जो ईयर दिए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार क्रम मिलाने के लिए। उसी को हम लोगों को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1950 में नीति आयोग की स्थापना हुई। आप जानते हैं कि पहले जो नीति आयोग थी और वर्तमान में जो नीति आयोग है, इसके पहले योजना आयोग जो बनाई गई थी, उसके आधार पे सरकार ने उसके रिकमेंड पे कई सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की और वर्तमान में भी नीति आयोग अच्छे से काम कर रही है और सरकार को बताती है कि आप कौन कौन से काम नागरिकों के लिए कर सकते हैं या उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जीवन यापन करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो कैसे आप प्रोवाइड करा सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। ये जो है नीति आयोग नहीं, ये योजना आयोग की बात हुई थी। 1950-51 में इसका गठन किया गया था और आप देखेंगे कि उसने कैसे काम किया है। योजना आयोग बाद में 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी मोदी सरकार के द्वारा। ये 1950 में। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, आप जानते हैं पहली बार। और देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ये जो डीपीएसपी में जो प्रावधान किए गए हैं वो लागू नहीं हो पाए हैं कुछ कारणों से, चाहे वो आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण हो। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया जाता है और वो सरकार को रिकमेंड करती है। और क्या किया गया है, आपने देखा होगा कि पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई और कृषि पे विशेषकर फोकस किया गया पहली पंचवर्षीय योजना में, फिर उद्योगों पे जो है फोकस किया गया। इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई। तो वही बताया गया है कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक हैं। 1951 से लेके 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और क्या प्रावधान किए गए, 2006 में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। कब लगाया गया भैया, 2006 में। चूँकि डीपीएसपी में ये सारे प्रावधान किए गए थे कि राज्य इन सब पे काम करे, उसी पे काम जो हुआ है उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। प्रसूति सहायता हमने देखा था कि जो है कैसे फीमेल के लिए सरकार अपने जो है दायित्व निभाती है और उनकी सुख सुविधाओं के बारे में, उनको मेडिकल सपोर्ट के बारे में प्रावधान कैसे बनाती है उसके बारे में बताया गया कि प्रसूति सहायता अधिनियम 1961 लाया गया था, उसके द्वारा उनको हेल्प दी जाती है। और क्या किया गया, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कब किया गया, तो 1956 में। और क्या किया गया, 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया है। कब, 1969 में। और क्या किया गया है, शाही खर्चों की समाप्ति की गई है 1971 में। ये सारे डेट क्रम से मिलाने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया 1952 में। लोगों को रोजगार देने के लिए भी कार्य किए गए हैं। और एकीकृत ग्रामीण विकास योजना कब चलाई गई भैया, तो 1978 में। जवाहर रोजगार योजना चलाई गई 1989 में। ये क्रम से आप चीज़ों को याद रखेंगे और यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी योजना कब लागू की गई, वो डेट वाइज और ईयर वाइज पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग उसको जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, तब मुझे लग रहा है कि आसानी होगी इन सब चीज़ों को समझने में और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस तभी करके आ पाएंगे। ये सब प्रावधान कहाँ किए गए हैं, ये सब डीपीएसपी में जो प्रावधान किए गए हैं उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है इन्हीं सब के द्वारा। और क्या किया गया कि आपने देखा होगा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो चलाई गई 1999 में। काफ़ी सारे लोगों को रोजगार दिया गया इसमें, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे
और उनकी आजीविका के लिए जो है प्रावधान किए गए हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमने देखा है पिछले आर्टिकल में वन्य जीवों की संरक्षण की बात की गई, तो ये पूछा गया कि कब किया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, 1986। राष्ट्रीय वन्य जीव नीति 1988। ये सब प्रावधान किए गए जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, तो उसमें भी जीव जंतुओं के संरक्षण की बात की जाती है, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। तो ये सब कुछ कानून बनाए गए नीति निर्देशक तत्व में जो शामिल किया गया था उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो बनाई गई है, आपने देखा होगा कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय आर्टिकल 40 जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, अनुच्छेद 40, उसमें गांधी जी ने ये चीज़, गांधी जी का विचार था कि जो ग्रामीण क्षेत्र का अगर विकास करना है तो पंचायतों का गठन करना ही होगा। और आपने देखा होगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन भी किया गया जिसमें शहरी क्षेत्र में पंचायतों की व्यवस्था की गई। तो उसी की बात की गई कि त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई। और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया कि आप जो है छुआछूत को दूर करेंगे, अस्पृश्यता को जो है समाज से हटाने के लिए प्रयास करेंगे, जो भेदभाव होता है समाज में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और क्या है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का है। ये जो ईयर है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कहाँ का है भैया, कब का है, तो 1989 का है। आपने देखा होगा कि समाज में पहले के समय में जो तथाकथित संभ्रांत लोग थे उन्होंने कैसे, जो पिछले दर्जे के लोग थे या कह सकते हैं कि जो दबे कुचले लोग थे, जो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, उन लोगों को सम्मिलित करने के लिए और उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उनको उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये कानून बना के, कब का है ये कानून, तो 1989 का है। ये इम्प्लीमेंट किया गया कि जो SC/ST पे अत्याचार होता है उसको दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए जाए। और ये अधिनियम बनाया गया और कानून जब बनाया गया तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और वर्तमान समय में देख रहे होंगे आप लोग कि इन लोगों की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, और भी ज़रूरत है, और भी प्रयास करने की ज़रूरत है सरकार को, और सरकार लगातार प्रयास कर भी रही है। और क्या है भैया, आपने देखा होगा कि महिला आयोग का गठन किया गया। ये एग्जाम में पूछा गया, महिला आयोग का गठन कब किया गया, 1992 में। OBC आयोग 1993 में। और आपने देखा होगा कि जो SC/ST है उनके लिए और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 10% उनको आरक्षण दिया गया है। EWS जो आपने कैटेगराइज किया है EWS के लिए, इकोनॉमिकल जो है EWS क्या है भैया, फुल फॉर्म पूछा गया है। EWS इकोनॉमिकल वीकल सेक्शन, इसमें जो है 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है सवर्णों के लिए। और क्या व्यवस्था की गई है भैया, तो इतनी बातें आप ध्यान देंगे। ये ईयर जो है याद रखेंगे, ये किस माध्यम से हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो DPSP में जो प्रावधान किए गए हैं उसके क्रियान्वयन के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अच्छा, अब इससे इतर थोड़ी सी कुछ बातें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है भैया, तो आप देखे होंगे कि भाग 4 में DPSP के लिए प्रावधान किया गया है। DPSP में जो भाग 4 है उससे इतर, भाग 4 से इतर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जिसको माना जाता है कि DPSP में जो चीज़ें नहीं शामिल हो पाई उनको अलग से शामिल किया गया है। तो उसमें क्या क्या है, सेवाओं के लिए SC/ST के दावे हैं। आपने देखा होगा कि आरक्षण वगैरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और ये जो नौकरियों में अथवा तो कोई, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर और कहीं पे, वो अपने दावे पेश करती हैं और उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और क्या है, बताया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वास्तव में अगर देश का भला करना है ना, तो ये जो अंग्रेजी मीडियम चल रहा है इसको थोड़ा सा साइड में करिए, पढ़िए। शिक्षा जो है किसी भी माध्यम से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम से ही हो अथवा हिंदी माध्यम से हो, तमिल माध्यम, शिक्षा किसी भी माध्यम से हो सकती है। क्या है कि भाषा क्या है ना, संप्रेषण का एक माध्यम है, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। भाषा सीखिए, कोई भी भाषा सीखिए, लेकिन
ये ध्यान देना चाहिए कि भाषा बोलने की तमीज़ भी होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। आप कोई भी भाषा बोलिए, अच्छे से सीखिए। और जब प्रारंभिक शिक्षा की बात होगी, जो अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी मातृभाषा में जब तक शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उनकी बुद्धि का विकास तो हो ही नहीं सकता जब तक उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो उसी की बात करता है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। कहाँ पे प्रावधान किया गया? भाग 17 में आर्टिकल 350A में रखा गया। ये आर्टिकल भी पूछा गया है 1-2 बार, है ना। 350A में, और भाग कौन सा है? भाग 7 में है। और क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ सरकार कार्य करेगी। वो किस भाग में? भाग 17 में है, आर्टिकल 351 में। इतनी बातें DPSP में जो प्रावधान किए गए हैं उसके क्रियान्वयन के लिए इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सब कहाँ से मिल रहा है हमको? तो संविधान से मिल रहा है। संविधान देश को चलाने का और देश को एक दिशा देने का एक अच्छा माध्यम माना जा सकता है। कब? जब एक लोकतांत्रिक देश में सरकारें संविधान के अनुरूप चले और उसके संरक्षण की बात करें और उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तभी इस देश का उत्थान हो सकता है। अदरवाइज आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं। खैर, अब हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा कि जो फंडामेंटल राइट्स है और DPSP है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और आप लोग जो है गड़बड़ा देते हैं सब। कैसे पूछा जाएगा? फंडामेंटल राइट्स न्यायोचित है अथवा तो न्यायोचित नहीं है, तो आप कहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स न्यायोचित है और DPSP न्यायोचित नहीं है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन DPSP का हनन होगा अगर सरकारें इसे लागू नहीं करती हैं तो आप कहेंगे कि इसके अगेंस्ट में हम न्यायालय नहीं जा सकते। सरकार को कुछ दायित्व दिए गए थे कि सरकार अच्छे से काम करे और नागरिकों के लिए अच्छे अच्छे नियम कानून बनाए जिससे नागरिकों का विकास हो सके, और जब नागरिकों का विकास होगा तो देश का विकास संभव हो पाएगा। तो उसी के बारे में प्रावधान किए गए थे। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है भैया? तो ये न्यायोचित है और ये न्यायोचित नहीं है। और क्या है? इसके हनन होने पर न्यायालय जा सकते हैं और DPSP के अगर सरकार लागू नहीं करती है DPSP के प्रावधानों को किसी कारणवश, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। और क्या है? ये व्यक्ति के विकास के लिए संभव है। ये व्यक्ति के विकास के लिए कार्य किया गया था। व्यक्तिगत रूप से इसे लागू करने की बात की गई थी और पर्टिकुलर पर्सन के विकास की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन ये पूरे समाज के विकास की बात करता है। कौन? DPSP। तो इन्हीं सबसे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और इतनी बातें अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा करके आ पाएंगे। मुझे लग रहा है कि इससे इतर कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। हमने जो कानून बनाए गए हैं DPSP के द्वारा और उसको कैसे लागू किया गया है उन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 का। क्या है वो? भाग 4 का क्या है? तो बताया गया है कि मौलिक कर्तव्यों की बात की गई। अनुच्छेद 51 का ये संविधान में शामिल नहीं किया गया था, इसे बाद में जोड़ा गया। और किसके आधार पे? स्वर्ण सिंह समिति जो है एक कमेटी गठित की गई थी स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, और उन्होंने रिकमेंड किया कि जो है मौलिक कर्तव्य अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय और आपातकाल की जो स्थिति थी उसी दौरान 42वां संविधान संशोधन करके भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था और उसे 10 जब इसे शामिल किया गया तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो है भाग 4 का कंप्लीट हो जाए और जो उसमें 11 प्रावधान किए गए हैं उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन आंसर लगाते रहिए।
हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें हम आप तक समझा पा रहे हैं, आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।